students who all are there in class? Niharika, Harshit, Narendra, Sonu. Kanchan, Divya, Anish. ओके, लास्ट क्लास हम थे पेज नंबर 200 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में। बुक में टेक आउट पेज नंबर 200 इम्प्रूवमेंट्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लास्ट क्लास हम सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 200 इम्प्रूवमेंट्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Economic and social infrastructure in India is changing rapidly. India's total installed power generation capacity has increased about 100 times in the last 65 years. The total length of Indian roads was about 4 lakh kilometer, which is at present has reached about 50 lakh kilometer. तो इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की बात करें हम, तो जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। जहां इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे देश में 6 लाख किलोमीटर तक की रोड थी, आज जो है वो 50 लाख किलोमीटर तक की रोड सुविधाएं हमारे कंट्री में है। सिमिलरली देयर हैज बीन ए मैसिव एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस। हमारे कंट्री के अंदर में बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस दोनों ही बढ़ी है। लिटरेसी रेट भी बढ़ी है, जहां पर 1951 में 18.3% लिटरेसी रेट थी, आज जो है वो लिटरेसी 2011 में 74.404% हो गई थी। उसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में जहां 32.1 ईयर्स था, वो आज बढ़कर 68 ईयर्स हो गई 2014 में। The improvement in this economic and social infrastructure are the pillars of development. क्योंकि इन फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इन ग्राफ में चेंजेस हुए हैं, इस वजह से ये जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि ये हेल्थ लिटरेसी जो है ये कंट्री के डेवलपमेंट के पिलर्स होते हैं। जब तक किसी कंट्री का हेल्थ स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक उस कंट्री का नेशनल इनकम या नेशनल इकोनॉमी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस एक्सपेंशन वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इस तरीके से जैसे निरंतर जो है वो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप हो रही है, उसी तरीके से जो है कंट्री की इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को जो है हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। अदर फैक्टर्स हियर, फॉरेन ट्रेड इज चेंजिंग पॉजिटिवली। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कमिंग डाउन सफिशिएंटली इन द डिकेड ऑफ 1961 to 71. The growth rate of India was 24.80%, falling down to it became 17.64% in the decade of 2011 to 2011. All these factors are indicators of development of Indian economy. On the basis of study, we can say that although many characteristics of undevelopment economy are seen in Indian economy, still is proceeding fast on the path of development. Due to this rapid growth of development, the Indian economy will certainly become a developed economy one day. हमने जो है फॉरेन डिपेंडेंसी भी काफी कम की है, यानी इंपोर्ट स्ट्रक्चर को हमने जो है काफी कम किया है, बहुत इंप्रूव किया है। हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफी डेवलप किया है, हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काफी बढ़ाया है। इस वजह से जो है जो हमारी कंट्री की जो डेवलपिंग फैक्टर है वो काफी बड़ी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रही है, एक दिन जो है हम भी डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे।
यानी हम भी जो है डेवलप्ड कंट्री के नेशंस में इंडिया का भी जो है वो नाम होगा। इसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, India adopted the policy of planned development and mixed economy. By giving public sector a powerful place, it was made a chief motive of development. Private sector was kept under control. During 1950 to 1990, so many rules and regulations were made for the operation and management of the economy that the development process was almost stopped. Besides this, the government had to spend a big amount of its resources on defense and social sectors. पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर को काफी हद तक डेवलप किया गया है। प्राइवेट सेक्टर्स को एक कंट्रोल्ड यूनिट में रखा गया है। तो ये सारे कंडीशन जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो है काफी जरूरी होती है। अब इसमें एक देखने वाली बात है कि 1950 से 1990 के टाइम में डेवलपमेंट रुक गई थी। उस समय का रीजन है कि उस समय वॉर हुआ था। 70s में पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई थी, चाइना के साथ में भी लड़ाई हुई थी, वॉर हुए थे। इस वजह से जो था उस समय में जो था इकोनॉमिक ग्रोथ इस रुक गया था, क्योंकि जो इनकम जनरेट हो रही थी वो डिफेंस में लगाया जा रहा था, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में लगाया जा रहा था, क्योंकि उस समय जो था कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर खड़ी हो गई थी। इसी वजह से जो है उस समय जो है डिफेंस एक्सपेंस को बढ़ाया गया, डिफेंस यूनिट्स में जो है पैसा लगाया जा रहा था, जिस वजह से जो है ये जो पीरियड था 1950 से 90 तक में, इसके बीच में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई थी। Many times the money borrowed from the international organization and other countries was spent in irresponsible manner on the consumption functions by the government. उस समय हमको काफी सारा जो है कर्जा भी लेना पड़ा था इंटरनेशनल मार्केट से, दूसरे कंट्री से हमको काफी सारा डेप्ट लेना पड़ा था। और उस समय जो ये जो डेप्ट ले रखे थे या जो डेप्ट हमने लिया, ये जो पैसा था वो हैपोजेडली खर्च हो रहा था, यानी एक प्लान्ड वे में, एक इकोनॉमिकल वे में नहीं खर्च हो पा रहा था। इस वजह से जो था ये सारे इश्यूज हो रहे थे। अलॉन्ग फिशल डिसिप्लिन देखेंगे क्या होता है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मोर देन इट्स इनकम। द गवर्नमेंट वाज गोइंग टू इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ लोन टू फुलफिल देयर एक्सपेंसेस। देयर वाज क्लियर एब्सेंस ऑफ फिशल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट पॉलिसी। उस समय स्थिति ये हो गई थी कि कंट्री की जितनी इनकम नहीं हो रही थी उससे ज्यादा जो है उसका एक्सपेंडिचर हो रहा था, यानी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, जिसके कारणवश जो है डेप्ट लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। अब डेप्ट लेवल बढ़ने से क्या होता है, इससे ये साबित होता है कि कंट्री में डिसिप्लिन वे में फिशल पॉलिसी नहीं थी। अब फिशल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट व्हिच आर एडॉप्टेड टू रिड्यूस द लोड ऑफ डेफिसिट एंड डेब्ट्स ऑन द गवर्नमेंट। फिशल पॉलिसी का मतलब होता है फाइनेंशियल पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी। जो कंट्री के इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो है फिशल पॉलिसी बनाई जाती है, मनी रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती है, फ्रेम की जाती है। उसके अकॉर्डिंग ऐसे तरीके, ऐसे प्लान आउट्स किए जाते हैं जिससे जो है कंट्री का डेप्ट ना हो और जो डेप्ट का भार है कंट्री में वो कम हो। किस तरीके से हम अपने कर्जों को निपटाएं, किस तरीके से हम अपने इनकम स्ट्रक्चर को बढ़ाएं, तो ये सारे जो है ये फिशल पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। फिशल पॉलिसी के द्वारा जो है कोई भी कंट्री अगर अपनी इनकम एक्सपेंडिचर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो उसको डिसिप्लिनरी जो है फिशल पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ये डिसिप्लिनरी फिशल पॉलिसी इंप्लीमेंट करके जो है हम अपने जो एक्सपेंडिचर और इनकम लेवल को जो है वो एक कंट्रोल लेवल पे हम लाते हैं।
Along with fiscal indiscipline, the Indian economy was suffering from trade deficit. No care was taken to curb the rising import and to promote export. मैंने पहले ही बताया है कि जो मनी वैल्यू है वो कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू पे डिपेंड करती है। जिस कंट्री का एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा, इंपोर्ट जितना कम होगा, उस कंट्री की करेंसी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। अब इस पीरियड के दौरान कंट्री में एक ट्रेड डेफिसिट भी आ गई थी। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि बाहर से हम इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, यानी हम इंपोर्ट लेवल को बढ़ाते जा रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम हमारे कंट्री में बढ़ा नहीं पा रहे थे। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अगर हम कंट्री में नहीं बढ़ा पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपोर्ट लेवल गिर जाएगा। और इंपोर्ट लेवल बढ़ने से क्या हो रहा था कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जो है हमारी करेंसी लेवल भी या करेंसी वैल्यू भी गिरती चली जा रही थी। तो इस तरीके से जो है हम डी वैल्यू होते जा रहे थे, हम अंडर वैल्यू होते जा रहे थे, हमारी वैल्यूएशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में घटती चली जा रही थी। ट्रेड डेफिसिट, द सुपीरियरिटी ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स इन ए कंट्री इज मेजर ऑफ इट्स इकोनॉमी. It shows the increased value of the import over the values of exports of that country. This is the measure of deficit in goods trade of the country. The industries were given unimportant protection in the economic policies of 1950 to 1990. तो 1950 to 1990 एक बड़ा क्रूशियल टाइम था, क्योंकि उस समय में जो था डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा था, करेंसी वैल्यू गिरती चली जा रही थी, एक्सपोर्ट्स लेवल को बढ़ा नहीं पा रहे थे, ये सारे इश्यूज जो है वो हो रहे थे। अनस्किल्ड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड अदर इकोनॉमिक बॉडीज टुक प्लेस. देयर वाज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज. द होल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी वाज डिफेक्टिव, सो द प्रोडक्शन प्राइसेस इंक्रीज्ड and the level of production decreased very much. तो इस तरीके से जो है उस समय जो है हमारा इंपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल हो गया। इंपोर्ट स्ट्रक्चर फेल हो गया का मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट लेवल गिर गया। हमारा एक्सपोर्ट लेवल क्यों गिर गया, क्योंकि उस समय हम जो है एक बैलेंस या एक रेशियो बना नहीं पा रहे थे हमारे कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जब हम वैल्यू नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से जो है हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता जो है वो इंपोर्ट्स पे ज्यादा होती चली जा रही थी। द स्लो ग्रोथ इन प्रोडक्शन, मैक्सिमम पब्लिक एक्सपेंसेस एंड अदर रीजंस created the problems of inflation. The increasing prices of commodities shook the value whole economy. Due to these circumstances, the balance of payments for India remained adverse and the foreign exchange reserve reduced to a low. In early 90s, the foreign exchange reserve of India had been reduced to such a point that India could barely finance 2 weeks worth of import. इन्फ्लेशन, स्लो ग्रोथ से इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट लेवल गिरने से जो है एक कंट्री के अंदर में एक इन्फ्लेशन आ गया। कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन कैसे आ गया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो चीजों के दाम है, प्राइसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। यानी हमारे देश में जो बेसिक नेसेसिटी के चीजें हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इन सब चीजों की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, आम लोगों के या कॉमन ह्यूमन बींग्स के रीच के बाहर होती चली जा रही थी। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। कंट्री की इकोनॉमी उस समय में इतनी गिर गई थी कि हमारा जो इंपोर्ट था, हमारे पास सिर्फ इतने पैसे थे कि हम 2 सप्ताह तक का इंपोर्ट मेंटेन कर सकते थे। यानी 2 सप्ताह तक हमारे देश में चीजें मंगा सकते थे, उसके बाद हमारे कंट्री में पैसा ही नहीं था।
तो ये स्थिति हो गई थी 1950 टू 1990 में। एक डिप्रेशन का माहौल बन गया था उस समय में, जो है एक डिप्रेशन आ गई थी कंट्री के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, a brief account of a country's transaction with rest of the world is a financial year is defined as balance of payments. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब है जो दूसरे कंट्री के साथ में हम लेन देन करते हैं, जो दूसरे कंट्रीज के साथ में हम लेन देन करते हैं, उसका जो साल भर के अंदर में जो रिकॉर्ड्स या बैलेंस शीट मेंशन करते हैं लेन देन का, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। Government of India applied economic reforms according to new economic policy in July 1991 to reform the fiscal imbalance. Defective structure of economy and crisis of balance of payments. Although the process of economic liberalization had started in 1980s, yet it was not regulated at that time with absolute seriousness. Thus, these problems became intense. India requested for financial assistance from two international organizations named World Bank and International Monetary Fund in that condition in 1991. These organizations provided loans to India on certain conditions. India followed these conditions and announced a new economic policy in 1991 and implemented economic reforms. अब इंडियन गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की, इम्प्रूव्ड फिस्कल पॉलिसी अपनाने की, कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई थी। हालांकि ये प्रयास 1980 से चल रहा था, लेकिन जो नई इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, यानी हमारे कंट्री को जो इकोनॉमी है उसको सुधारने की जो पॉलिसी शुरू हुई, इम्प्लीमेंट हुई, वो 1991 में हुई, जब हमको वर्ल्ड बैंक से जो है कर्जा मिला। वर्ल्ड बैंक ने हमको काफी सारा पैसा दिया, कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ, और वो पैसा लेकर अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ताकि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप भी कर पाए, और जो इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड बैंक से जो हमने कर्जा लिया है उसको हम चुका भी पाए। Under economic reforms, the solutions of economic stability and structural reforms were implemented. The solutions of economic stability were short-term in nature. Under these solutions to control the problem, balance of payments and inflation were included. Structural reforms were long-term in nature. Their objectives were to increase reform of economic structure and workability. Under this reform, the government redefined its policy and started many new schemes. Economic reforms were implemented through the process of liberalization, privatization and globalization. तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू किया, कई सारे नई स्कीम्स लॉन्च किए, कई सारे रिफॉर्मेटिव पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत में किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, सुधार करें, लोगों के लिए कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जो मार्केट में इन्फ्लेशन आया है उसको कैसे नीचे करें, इन प्राइस लेवल को कैसे डिक्रीज करें। तो ये सारे पॉलिसीज को जो है अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? वंशिका पालीवाल, कनिका, सोनू, दिव्या, क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी डाउट्स? ओके। अरे झील नहीं है क्या आज क्लास में? झील पटेल नहीं है क्या? झील कहाँ गई डांडिया करने?
अच्छा है, मैं तो देखा ही नहीं। मैं तो सोचा कहीं झील डांडिया करने तो नहीं चली गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज liberalization. In economics, the meaning of liberalization is the process to simplify the economic policies, rules and laws. जो इकोनॉमिक लॉस या पॉलिसीज होती है उनको सरल करना, उनको साधारण करना, इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. The government was in the role of economic controller and producer in development policy adopted before 1991. Many controls and regulations were imposed to play this role. The government plans in 1991 in the new economic policy to eliminate unnecessary controls and restrictions were called liberalization. Under this plan, a new economic policy was announced in July 1991 and the process of expansive reform started in various sectors of the economy. तो जो पहले ट्रेड, बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज में गवर्नमेंट लिबरल हुई. कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किया गया जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ नए स्कीम्स के थ्रू ऐसे अपॉर्चुनिटीज डेवलप की कि जिससे जो है बिजनेस ग्रो कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ मिल सके, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ सके. Under these plans, a new economic policy was announced in July 1991 and the process of expansive reform started in various sectors of the economy. Comprehensive reforms were introduced in financial sector, external sector, foreign exchange, management, etc. and several unnecessary rules and controls were limited. जो कई सारे unnecessary rules regulations या harsh rules regulations थे उनको हटा दिया गया और नई स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंट किया गया फॉरेन एक्सचेंज, एक्सटर्नल अफेयर्स में, मैनेजमेंट में. बाय द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी. इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीज बाय दिस एंड इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म इनटू फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट. गवर्नमेंट की जो दखल अंदाजी है मार्केट में, ये धीरे धीरे कम होने लगी और इंडियन मार्केट को एक फ्री मार्केट की तरह, जहां पर कोई भी कंट्री आके बिजनेस कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इस तरीके से जो है एक फ्री मार्केट किया गया. Interference of the government decreased by this and the Indian economy started to transform into free market or capitalist economy. Structural rigidness of the economy ended through liberalization. Therefore, it can be said that liberalization refers to the process of simplifying the activities of production and trade by eliminating government obstacles in economic sector and policy. तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई गई जिसमें ट्रेड, बिजनेस को सिंप्लीफाई किया गया, गवर्नमेंट की जो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी थी उसको कम कर दिया गया और जो है फ्री मार्केट करके इसको जो है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जो है वो क्रिएट किया. What is called liberalization in India in actual terms means implementation of foreign experiment without giving it any thought. Mixed economy of India was reached through such crossroad from where it was impossible to return to the actual meaning of Swadeshi due to inclination towards liberalization. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अपने कंट्रीज का गेट खोल देना सारे कंट्रीज के लिए, बिजनेस के लिए. तो पहले जो हमारी कंट्री थी वो एक स्वदेशी फैक्टर को लेकर चल रही थी, होम प्रोडक्ट्स को लेकर. अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी के द्वारा जो है फॉरेन गुड्स का आना शुरू हो गया. तो इस तरीके से यानी बाहर की चीजों का इंडिया में एक खुला व्यापार हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया. तो इस तरीके से अब इंडियन मार्केट में फ्लो ऑफ हर तरीके का गुड्स जो है वो
शुरू हो गया। Liberalist countries took advantage of this situation and India emerged on world platform in the form of a new research laboratory in the name of economic liberalization. Our large population and its potential middle class imaged on the horizon of liberalist countries. It was impossible for the future governments to move ahead on the path on which earlier government had placed the country as a big market in the name of globalization. तो ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, यानी हम पूरे वर्ल्ड के साथ में अब लिंक होने लग गए बिजनेस के साथ में। तो बिजनेस के थ्रू अब हम जो है पूरे वर्ल्ड के साथ में लिंक हो गए। एक ओपन मार्केट हो गया इंडियन मार्केट, जहां पर कोई भी कंट्री आके बिजनेस कर सकती है। तो ये हुआ लिबरलाइजेशन के थ्रू। अब जो लिबरलाइजेशन में ये पॉलिसीज एक बार इंप्लीमेंट हो गई, ये किसी भी नए गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इसको चेंज कर सके। यानी आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको यही पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। लास्ट टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। आज का पूरा तो नहीं होगा लेकिन फर्स्ट पैरा को कर लेते हैं, टाइम हो गया। इन इकोनॉमी the process which increases the role of private sector is called privatization. जिस प्रोसेस से प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। In this economy, more chances are given to a private sector and role of public sector is decreased. तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है। इस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है। In the process of privatization, all such economic policies are included which promote the expansion of private sector. इसमें हर वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जाते हैं जिससे जो है प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो, प्राइवेट सेक्टर बढ़ सके। Traditionally, the privatization meant the process of giving away ownership and the control of public or state properties in the private hand. तो इस तरीके से जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप धीरे धीरे बढ़ती चली जाना। ज्यादातर गवर्नमेंट के भी जो सेक्टर्स है, फर्म्स है, वो पार्ट बाय पार्ट होके प्राइवेट हैंड्स में चले जाना, इसको हम वन एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। तो आज के लिए आज यही फर्स्ट पैराग्राफ तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जय माता दी सबको। कौन कौन नवरात्रि कर रहा है? झील कर रही है क्या? ओके, सोनू कर रही है, वेरी गुड। ओके, चलो सबको बाय, शुभ नवरात्रा। परसों मिलेंगे, फिर मंडे को मिलेंगे दशहरा के बाद। बाय, जय माता दी।